ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और देवेंद्र जी से जानना चाहते हैं, क्या इस देश में विकास अब मुद्दा नहीं रहा? जिस तरह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, विकास के रथ पे सवार होकर दिल्ली तक आए और सोशल इंजीनियरिंग एक इतना बड़ा सच है बिहार में जाके, तो वहाँ आपका सारा कुछ फेल हो जाता है क्या? बिहार में नहीं, देखिए अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है इन रिजल्ट्स का कि जनता को, बिहार की जनता को देख लीजिए या किसी को भी देख लीजिए, ऑल्टरनेट नहीं है। जिसको 2 दिन पहले लात मार के बाहर भगाया था और मट्टी पलीत की थी, उसको ही वापस लेना पड़ रहा है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जिनको चुना जाता है, अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं, मजबूरी में लोग वोट डालते हैं। मुझे बताइए कि नीतीश कुमार ने ऐसा क्या तीर चला दिया था और लालू में अब क्या कौन से गुण आ गए हैं, और कांग्रेस के मिल जाने से क्या वहाँ पर ये क्रांतिकारी परिवर्तन कर देंगे। लेकिन क्या करें, पब्लिक के सामने कोई विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी से एक आशा बंधी थी लोगों को, उनसे इन रिज़ल्ट को लेकर के तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि लोग निराश हो गए हैं, क्योंकि ये चुनाव नरेंद्र मोदी ने नहीं लड़े, ये चुनाव वहाँ की लोकल यूनिट ने लड़े हैं और उसी का ये रिज़ल्ट है। वहाँ पर नीतीश कुमार और लालू यादव कास्ट पॉलिटिक्स में वो डीपली उलझे हुए हैं और उसी के ये रिज़ल्ट्स भी हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको आप जो है एक नेशनल कॉन्टेस्ट में उस संकेत के तौर पे इसको देखें, इन रिज़ल्ट्स को। ये रिज़ल्ट्स उस तरह के नहीं हैं। लेकिन देखिए, विडंबना यह है कि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, वही घिसे पिटे लोगों के पास वापस लोगों को वोट लेकर के जाना पड़ता है। तो ये देखना होगा कि नई लीडरशिप निकलती है कि नहीं निकलती है। अब मुझे बताइए कि आरजेडी और जेडीयू में वही 2-3 लोग हैं। मांझी साहब जी चीफ मिनिस्टर बना दिए गए, जिनको कुछ आता पता ही नहीं है। तो ये हालत है स्टेट्स की, और मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी नहीं आएगी और यही अगर रूल करेंगे तो और दुर्गति होने वाली है। ज्योति जी, बस इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि बहुत ज़्यादा आशान्वित होने की ज़रूरत नहीं है विधानसभा चुनाव को लेके, क्योंकि आपके जो 2 और एलाइज हैं, जेडीयू और आरजेडी, लालू यादव जी का हाल में ही एक बयान आया था कि नीतीश कुमार जी मेरे चरण के नीचे बैठे हुए थे, मैंने उनको गोद में बिठा लिया है। क्या नहीं लगता कि इन दोनों नेताओं का जो पुराना अहम है वो कहीं ना कहीं टकराएगा और इस अलायंस ये उतना तरह जितना रिजल्ट देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा? क्योंकि आप एक थर्ड अलायंस हैं, इसलिए आप इसको न्यूट्रल रूप से देख सकते हैं, क्योंकि आपको इन्हीं दोनों के साथ चलना है। क्या इन दोनों नेताओं को साथ ले चलने में, कांग्रेस साथ चलने में भरोसा कर सकती है कि ये अलायंस अच्छा रूपरेखा लेगा? आप देखें, आप जो ये बात हैं, ये मीडिया प्रोवोकेशन वर्ड सब है जो आप प्रोवोक करने के लिए बात करते हैं, लेकिन मैं इसको मानता हूँ दूसरे रूप में। कोई भी लड़ाई जब लड़ी जाती है तो ये जो राजनीतिक लड़ाई होती है, वो लड़ाई गोली बंदूक और तलवार से नहीं होती है, वो विचारों की लड़ाई होती है। और वो विचार क्या होता है, जब 3 पार्टियों में 3 विचार जब मिलते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। जब उसमें सहमति होती है तब उसके आधार पर कोई गठबंधन होता है और उसके आधार पर आगे बढ़ती है कोई पार्टी। तो 3 बार कॉमन मिनिमम बन चुके हैं, 3 बार टूट चुके हैं। कहाँ कॉमन मिनिमम चलते हैं इनके? आज तक अगर ये नहीं चलते तो 10 साल यूपीए नहीं चलती। आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि बिना मेजोरिटी का, बिना एब्सोल्यूट मेजोरिटी का कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 10 साल सरकार चली। ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। देखिए, और ये क्रेडिट आपको देने, उसका परिणाम देखिए ना, उस कोएलिशन का परिणाम देखिए। कहाँ शांति से हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज दिल्ली में शांति से इंटरव्यू दे रहे हैं। कहाँ सरकार को बम छूटते, गोली चढ़ते, और आज दिल्ली में जितनी आप सुविधाएं देख रहे हैं, दिल्ली में जितने आप काम देख रहे हैं, वो यूपीए गवर्नमेंट और कांग्रेस की देन है। आप इसको नकार नहीं सकते। यहाँ पर विकास नहीं हुआ। ज्योति जी, तीनों मेहमान, ज्योति जी, ये है कि आप जो कह रहे हैं एक तरह से ये मौका परस्त राजनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। सरकार बचाने के लिए कितने कॉम्प्रोमाइज हुए, परस्त कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे कहता हूं कि हमारा गठबंधन अवसर खोजती है और अवसर खोजकर आम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। ये सिर्फ सत्ता में बना रहने के लिए लड़ाई ही नहीं है, ये सेल्फ एग्जिस्टेंस की लड़ाई भी है। लोगों के अस्तित्व खतरे में पड़ गए थे। मैं वही बता रहा था, कुर्मीज और यादव जो हैं वो दोनों डोमिनेंट सेक्शंस हैं सोसाइटी के, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। दोनों का एक दूसरे के राइवल्स नहीं है, पॉलिटिकली इम्यूनिकल भी है, मतलब ये प्रतिकूल एक दूसरे के। तो कैसे ये पॉसिबल हो गया जस्ट टू शेयर द पावर? आप लोग इकट्ठे साथ आकर मिलकर इसलिए पॉसिबल हो गया क्योंकि फिरका पस्ती पार्टियों को, ताकतों को रोकने के लिए, समाज में उस विचारधारा को बांटने वाली विचारधारा को रोकने के लिए, कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए इस तरह के गठबंधन बने हैं।
कॉम्युनल फोर्सेस आप बात करते हो, हु इज कॉम्युनल? यदि आप एक सोसाइटी के सेक्शन की बात करते हो, एक रिलीजन की बात करते हो, इज इट नॉट कॉम्युनल? सेक्युलर वो होता है आप किसी रिलीजन की बात ही नहीं करें। आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड इनका एक है कि वी आर सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है आप हिंदू मुसलमान किसी की बात मत कीजिए, आप एक सेक्शन की बात करते हैं देन टेक द क्रेडिट वी आर सेक्युलर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सेक्युलरिज्म मीन्स दैट वी आर कॉमन, वी आर न्यूट्रल अबाउट ऑल टुवर्ड ऑल द रिलीजन्स। ऐसा थोड़ी है। देवेंद्र जी, अब इन इसको हम ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी की जो अगली रणनीति होगी, जो अगला चैलेंज होगा, वो क्या होगा कि अपने कमज़ोर संगठन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं, एक फ्रेश लीडरशिप दें हर स्टेट में, फिर जाके चुनाव के नतीजे को आप बदल सकते हैं। क्या आप ऐसा नहीं मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा था, उसका हर करिश्मा का एक दायरा होता है, एक उम्र होती है उसकी, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होगी और आपको संगठन पे आश्रित होना पड़ेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी को आप इतना आसानी से मत लीजिए कि ये रिजल्ट आ गए और नरेंद्र मोदी निपट जाएंगे। नरेंद्र मोदी इतने शॉर्ट पीरियड के लिए आए हुए नेता मुझे नहीं लग रहे हैं। ये ज़रूर है कि संगठन की वीकनेसेस हो सकती हैं, कुछ स्टेट्स के रिजल्ट्स जो हैं उस वजह से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अब आगे चल कर के जो वो अनाउंसमेंट करेंगे, जो वो स्ट्रेटजी लगाएंगे, उस पर आपको नज़र रखनी होगी। बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े इश्यूज़ वो लेकर के आएंगे, गुजरात उसका बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है। उन्होंने लगातार अपनी ताकत बढ़ाई है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी आसानी से कांग्रेस को ये और विपक्ष को जो है इतना आसानी से सब कुछ मिल जाने वाला है। आप देखिए, मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी रणनीति में सफल हो। कांग्रेस पार्टी कुछ पा जाने के लिए और कुछ मिल जाने के लिए कोई ऐसी राजनीति करती नहीं है। कांग्रेस पार्टी चाहती है इस समाज में सारे जाति धर्म, जितने गरीब गुरबा जितने लोग हैं, वो सबको एक समान अधिकार मिले। आप बात करते हैं, आप जब मैं बात कर रहा था तो हमारे भाई साहब बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी वो केवल इनॉग्रेट क्यों नहीं कर पाए, मैं बताता हूँ आपको। आज नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान के बारे में जो बात करते रहे, आज क्यों नहीं कदम लेते हैं? आज तो इतने हमारे भाई सेना के लोग मारे जा रहे हैं, क्यों नहीं कदम उठा पा रहे हैं? आप बात करते हैं, आप बात करते हैं इनॉग्रेट। आज जितनी भी योजनाओं को उन्होंने घोषित किया है, वो सारे यूपीए गवर्नमेंट की योजनाएं थी जिसको इन्होंने आगे बढ़ाया है। इनकी कौन सी योजनाएं थी? इनकी कौन सी महत्वाकांक्षी बात थी? इनके कौन से विजन है? इनके कौन से विजन क्यों नहीं बताते हैं? क्यों नहीं आगे बात करते हैं? क्या आप ये मानते नहीं है यूपीए सरकार के जो 10 साल थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग जो मैसेज पाकिस्तान को जाना चाहिए था, वो स्ट्रॉन्ग मैसेज इन्होंने दिया है? चाहे वो बातचीत रद्द करके दिया हो, हुर्रियत को इन्होंने बिल्कुल नकार के दिया हो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज नहीं दिया है, उन्होंने रिसीव किया है, उन्होंने गोली रिसीव किया है। वो गोली रिसीव इस तरह, अभी आप कुछ दिन पहले देखा होगा कि सारे घरों में गोली बम चल रहे हैं। मैसेज मोदी जी के अगेंस्ट चला गया, लेकिन मोदी जी यदि यूपीए को हटा के आते तो मैसेज यूपीए के अगेंस्ट नहीं है इनका। मैं नहीं कह रहा कि मोदी जी के अगेंस्ट बात गई है, मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने जो गुमराह करने का प्रयास किया, आम जनता लोगों ने पहचाना। कैसे कह सकते हैं? इसका रिजल्ट ये है। ज्योति जी, इतने जल्दी तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये गुमराह किया गया है। इतनी जल्दी किसी चीज का कंक्लूजन निकालना तो ये गलत बात हो गई, ये अनजस्टिफाइड है। इशू है नेशनल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं कि कम से कम मुझे कुछ हनीमून पीरियड तो आप देंगे कि नहीं देंगे? कि हम जिस दिन से आए उस दिन से आपने मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया हमारे बारे में, तो ये अनफेयर है कहीं ना कहीं। शुरू करेंगे हाँ, कितनी भी बढ़िया तो मुझे लग रहा है कि ये हम लोग जो इन रिजल्ट को लेकर के बहस कर रहे हैं, तो ये शायद हमारा विषय भी थोड़ा सा हट करके है। हम लोगों को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि ये कोई किसी सरकार की के खिलाफ रेफरेंडम के तौर पे, क्योंकि ये बहुत छिटके हुए रिजल्ट्स हैं जिनका कोई एक संकेत जो है आप नहीं ले सकते हैं। ये स्टेट भी इश्यूज़ हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इशू हो सकती है, और लोकल पॉलिटिक्स उसमें इशू हो सकती है, कास्ट उसमें इशू हो सकती है। इसलिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये रिजल्ट है जिनको आप ये नेशनल पॉलिटिक्स का संकेत नहीं मान सकते। क्या देवेंद्र जी की बातों से सहमत हैं ज्योति जी आप कि इसको मिनी रेफरेंडम नहीं माना जा सकता है? क्योंकि आपने एक छोटा बाई इलेक्शन हुआ 18 सीट पे, आप उसमें आधा जीत गए, आधा नहीं जीत पाए किसी कारणवश लोकल, इसको आप मिनी रेफरेंडम कैसे मान सकते हैं? मैं उन कोई बातों में नहीं जाना चाहता, मैं केवल इन बातों में जाना चाहता हूँ कि ये सीधा जो प्रधानमंत्री जो हमें आशाएं दिखाए थे, हम आम लोगों को दिखाए थे, उस पर वो फेल हुए, जिसके कारण आम आदमी
का रिएक्शन वोट देकर यूपीए गवर्नमेंट और उसके गठबंधन को आगे बढ़ाने और जिताने का काम किया। ये बहुत ज़्यादा लाइनों के बीच में पढ़ने की कोशिश हो रही है। मैं वही बोल रहा था, यदि इनके इंजन सोशल जो इंजीनियरिंग इन्होंने किया है इसके हिसाब से जाते तो आज बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं होना चाहिए बिहार में एटलीस्ट, जबकि 4 सीट आया है, पिछली सीट से 2 सीट कम है। एक उनका जो अलाई जो मेन था वो कम हो गया है। इनके पास टाइम बहुत कम था, अपने आप शायद मैं समझता हूँ शायद पॉलिटिकली इतने ढंग से मैनेज भी नहीं थे, कोई बड़ा नेशनल लीडर भी सारे लोगों के लिए किया है, ये सारे लोगों के लिए था। इनका और आप केवल ये बात ना करें कि बीजेपी अकेले इलेक्शन लड़ी है, बीजेपी भी 3 पार्टियों के साथ लड़ी है, बीजेपी भी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के साथ लड़ी है, इन्होंने रामविलास पासवान के पार्टी के साथ लड़ी है। आप ना बोले कि वो जाति समीकरण उनके साथ नहीं जुड़ा, वो भी रामविलास पासवान क्योंकि दलित शरद यादव जी का कंटेंशन था, लालू जी नीतीश जी का कंटेंशन था कि हम 10 सीट जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का दावा था, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा था। है, शॉर्ट टर्म गेन्स हैं जिनका लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। नेशनल पॉलिटिक्स से इस छोटी पॉलिटिक्स का कोई लेना देना कतई भी नहीं है। तो ये मुद्दे बहुत से तो छोटे मोटे चलते रहते देश में। प्राइम मिनिस्टर को एक बाईपोल्स के इलेक्शन से कंपेयर कर लेना, 6 सीट में थे पहले, इस बार 4 आए। यही बात भारतीय जनता पार्टी को समझना है, यही बात भारतीय जनता पार्टी को समझना है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या है। ये मैसेज जाता है, ये मैसेज जाता है, ये जैसे था लोगों की मानसिकता। आखिरी एक सवाल देवेंद्र जी से कि क्या बीजेपी को कोई सबक लेना चाहिए इस उपचुनाव के नतीजे से, जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं तो उसमें अपनी रणनीति ठीक तरह से तैयार कर सके, क्या सबक लेनी चाहिए बीजेपी को? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी साफ है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि ये जो है जो भी सरकार चल रही है, जैसी भी सरकार चल रही है, उसको ये मान लेना चाहिए कि जनता के पास अब जो है इंतज़ार करने का पेशेंस बिल्कुल नहीं बचा है। अब आप परफॉर्म करेंगे तो आप रहेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको बीच में भी जाना पड़ सकता है। आप ये मत मान लीजिए कि आप जो जैसे भी चला करके सरकार जो है निकाल लेंगे। वो यूपीए सरकार ने जो है 50 तरह के एडजस्टमेंट करके सरकारें चला ली होंगी, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं आने वाली है। पब्लिक जो है बहुत जल्दी जूते मारने के लिए खड़ी हो जाती है। तो बीजेपी को ये साफ संकेत ले लेना चाहिए कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन उसका अगर तरीके से चलेगा और जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें जो ये रिलीजन का और सांप्रदायिकता का मुद्दा है वो स्टेट की तरह से नज़रिए से वो नहीं ले सकते हैं। ये यहाँ पर दूसरे नज़रिए से उनको देखना होगा और उसके हिसाब से पॉलिटिक्स में उनको आगे बढ़ना होगा। और तीसरी बात ये है कि सरकार को परफॉर्म करना पड़ेगा। जो 3-4 मेजर इश्यूज़ हैं उन पे ब्रेक थ्रू होगा, तब लोग मानेंगे कि नरेंद्र मोदी कुछ करिश्मा कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का हमसे बात करने के लिए उपचुनाव के नतीजे पर लेके बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे तीनों मेहमान जो कि उपचुनाव के नतीजे को लेके हमसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन इतना सच है कि जब नरेंद्र मोदी को किसी न किसी चैलेंज का सामना करना पड़ा है तो वो काफ़ी टफ होकर वहाँ से निकले हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे बीजेपी की क्या रणनीति होती है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे अमित शाह जी के नेतृत्व में। फिलहाल मुद्दा में आज इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।